बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आज़म मुंतखब। कौमी असम्बली में कायद ऐवान के इंतखाब का अमल। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। नौमुंतखब वजीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर एतमाद पर इत्तेहादी जमातों और अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर। 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाक मईशत की बात की थी। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। नौमुंतखब वजीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मिसाक मुफाहमत की दावत। वतन अजीज को दरपेश मसाइल का मिलकर हल निकालना है। इंतखाबी शिकायत के लिए आईनी रास्ता मौजूद है। बताया जाए, मुकम्मल निज़ाम की मौजूदगी में IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। गुर्बत में कमी, रोज़गार की फराहमी, माशी इंसाफ, सस्ता और फौरी इंसाफ अहम तरजीह है। निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ और बुनियादी इस्लाहात लानी है। मुल्क की खुशहाली के लिए जान लड़ा देंगे। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी एक्शन प्लान पर अमल होगा। इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी। बलूचिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा अहम तरजीह है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। CPEC को वुसअत देंगे। बरामदात में इजाफे के लिए एक्सपोर्ट जोन्स कायम किए जाएंगे। ज़राई शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज होगी। खाद पर सब्सिडी बराह रास्त किसान को दी जाएगी। सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम के इजरा का ऐलान। 4 सूबों में जदीद अस्पताल बनाएंगे। मुल्क भर में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जाएगा। बैरून मुल्क तालीम के लिए होनहार तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हमसाया मुल्कों के साथ उसूली और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। बामी मफाद और एहतराम के मुताबिक आलमी बिरादरी से ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर में कत्ल गारत का बाजार गर्म है। बेहिमाना कत्ल गारत और दिलखराश वाक़यात आलमी बिरादरी की तवज्जो चाहते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ। चीन की क़यादत की मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली शियांग के तहनीती पैगामात। सदाबहार दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। यकीन है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान की भी नौमुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद है। उनकी स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। वतन अजीज को दरपेश मसाइल के हल के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत नागुज़ीर है। मुल्क में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी। खान यूनस, रफ़ा और दीरुल बलाह में रिहायशी इमारतों और महाजिर कैंपों पर गोलाबारी। मजीद 88 फ़लस्तीनी सेहूनी दहशतगर्दी का निशाना बन गए। शहदा की मजमूई तादाद 30,410 हो गई। गजा में 22 लाख लोगों को कहत के खतरे का सामना।
फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे, वाशिंगटन, लंदन और ग्लासगो में एहतजाज। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। हवाना में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा, क्यूबा के सदर की भी शिरकत। गजा में जंगबंदी और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर का दौरा, सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियां मजीद सख्त, महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में इजाफा, निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन, नौजवानों की हिरासती मराकज में तलबी, हुर्रियत क़यादत का शदीद रद्द अमल, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। जाती सर्दी की वापसी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता पोठहार में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई, 38 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासर, लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह कराकोरम कई मकामात पर बंद। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन, गवादर के सैलाबजदा इलाकों में भी इमदादी सरगर्मियां जारी। 1300 से जायद खानदानों में 28 टन खुश्क राशन और खाना तकसीम। मेडिकल कैंप्स में 2000 से जायद मरीजों का तिब्बी मुआयना। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले, अल अहली और अल फतह के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। अल फतह के क्रिस्टियान टेलो और अल अहली के सेंट मैक्सिमिन ने गोल किए। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने 201 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। रिपोर्ट कर रहे हैं नमूद मुस्लिम। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए होने वाले कौमी असम्बली के इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने की। इंतखाब के लिए स्पीकर ने उम्मीदवारों के नाम और तरीकाकार ऐवान में पढ़कर सुनाया। मोहम्मद शहबाज शरीफ को वोट डालने के लिए लॉबी ए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल के लिए लॉबी बी तफवीज की गई। कौमी असम्बली के अरकान ने डिवीजन की बुनियाद पर होने वाले इंतखाब में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाला और लॉबी में जाते रहे। BNP के सरदार अख्तर मैंगल ने अपना वोट महफूज रखा और वोट कास्ट नहीं किया। ऐवान में मौजूद तमाम अरकान के वोट रिकॉर्ड होने पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नतीजा सुनाया। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. जी उमर अयूब खान साहब has secured 92 votes. जी Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. कामयाब होने पर नौमुंतखब कायद ऐवान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी जमात और कायद के साथ साथ अपनी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का शुक्रिया अदा किया। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया, और मैं अपने हलीफ पार्टीज के सरबराहान जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जनाब चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन,
اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائد ایوان کے لیے سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ امیدوار عمر ایوب خان نے اپنی اتحادی جماعت MWM اور انہیں ووٹ دینے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جدوجہد پارلیمان کے اندر اور باہر جاری رکھیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام سیاسی قوتوں کو میثاق مفاہمت کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وطن عزیز کو درپیش مسائل کا مل کر حل نکالنا ہوگا۔ مشکلات کو دور کرتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صورتحال مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، ملک کی خوشحالی کے لیے جان لڑا دیں گے۔ تفصیل جانتے ہیں اکرام اللہ محسود سے۔ قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد نو منتخب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے لیے مل بیٹھ کر قانون سازی کرنے اور میثاق مفاہمت کی دعوت دی۔ انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے۔ IMF کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں، مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ جس طرح میں نے 2018 میں بطور حزب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں میثاق معیشت کی بات کی تھی، میں نہ صرف آج پھر میثاق معیشت کا اعادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ میثاق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کا دن ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ سانیہ 9 مئی اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے۔ مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے، انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے وہ قابل جرم نہیں۔ نو منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کے دکھوں کا مداوع ہماری ترجیح ہے۔ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کیے بغیر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ میرے بلوچستان کے زعماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ناراضگیاں جائز بھی ہیں، ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زعماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی سے متعلق نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اصول اور برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دوستوں میں اضافہ کریں گے اور مخالفوں میں کمی لے کے آئیں گے اور باہمی تجارت اور معیشت کی بحالی اور فلاح بہبود کے لیے ہم اپنے خارجہ پالیسی کو استوار کریں گے۔ ہم مارکیٹیں تلاش کریں گے، ہم اتنی محنت کریں کہ 2030 کو ہم ہدف بنا لیں G20 کی رکنیت کا۔ وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے زور دیا کہ غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بہیمانہ قتل و غارت اور دلخراش واقعات پر عالمی برادری توجہ دے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے قانون سازی کی جائے گی، ملک میں خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنائیں گے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی ترجیحات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام شعبوں میں اصلاحات کی جائیں گی۔ قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی اور ٹیکس چوری کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ کھاد پر سبسڈی فیکٹریوں کی بجائے براہ راست کسان کو دی جائے گی۔ نوجوانوں اور خواتین کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ نومنتخب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو اس وقت بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیاں اور بنیادی اصلاحات لانا ہوں گی۔ کل محصولات 12,300 ارب روپے NFC ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے ہیں۔ سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ بجلی کی مد میں گردشی قرضہ 2300 ارب جبکہ گیس کی مد میں 2900 ارب روپے ہے۔ سرکاری اداروں کا خسارہ بھی 600 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ ہم برے نظم و نسق کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ 3800 ارب روپے کی بجلی ترسیل ہوتی ہے مگر وصولی صرف 2800 ارب روپے۔ بجلی چوری اور ٹیکس چوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس موذی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا، ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک گیر سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں۔ اپنے خطاب میں نومنتخب وزیر اعظم نے زرعی شعبے کی ترقی کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا۔ سبسڈی کھاد فیکٹریوں کے بجائے براہ راست کسان کو دی جائے گی۔ سولر ٹیوبویل پروگرام کا اجرا کیا جائے گا اور دنیا سے اعلیٰ ترین بیج منگوا کر ہم اپنے کسانوں کو دیں گے۔ جعلی کھاد اور زرعی ادویات کا چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں ہم صنعتی فارمز SIFC کے تحت اس کو فروغ دیں گے۔ ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے اپنا روڈ میپ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کے تحت منصوبوں کو مزید فروغ دیا جائے گا اور خلیجی ممالک اور یورپی یونین کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دیں گے۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایکسپورٹ زونز کا جال پھیلائیں گے۔ اپنے لیڈر اپنے عظماء کی اجازت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ FBR کو جن کا ٹیکس ریفنڈ ڈیو ہے 10 دن کے اندر ان کو مہیا کیا جائے۔ ہم تمام دوست ممالک کے لیے ویزا فری انٹری پاکستان میں کر دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 5 لاکھ نوجوانوں کو IT بالخصوص مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تربیت دی جائے گی۔ یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جاب نہیں لیں گے بلکہ جابز کریٹ کریں گے۔ انتہائی قابل اور ہائی اچیورز ہیں جو عالمی معروف یونیورسٹی ہیں، ان کے وظائف وفاقی حکومت دے گی، ان کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام صوبوں میں جدید ہسپتال بنائے جائیں گے۔ دیہی علاقوں میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے بینکوں سے قرضوں کی سہولت اور ملک بھر میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ کا جال بچھایا جائے گا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نومنتخب وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملکی سیاست میں متحرک کردار کے حوالے سے معروف ہیں۔ دیکھتے ہیں شاہ رخ شفیع کی رپورٹ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے لاہور کے سینٹ اینتھونی ہائی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ خاندانی کاروبار کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عملی سیاست کا آغاز 80 کی دہائی میں کیا۔ آپ 1988 کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1990 کے انتخابات کے بعد وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ 20 فروری 1997 کو پہلی بار صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 3 اگست 2002 میں محمد شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بنے اور اب تک اس عہدے پر برقرار ہیں۔ 2008 کے انتخابات میں صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے بعد انہیں دوسری مدت کے لیے وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ 2013 کے عام انتخابات میں انہیں تیسری بار
पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब होने का एजाज हासिल हुआ। पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से अपने मुख्तलिफ अदवार में मोहम्मद शहबाज शरीफ का सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार मुसल्लमा हैसियत रखता है। वो एक बेहतरीन मुंतज़म आला के तौर पर जाने जाते हैं। पंजाब में अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के बाद 2018 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद उन्होंने वफाक में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार खुश उसलूबी से अंजाम दिया। पीटीआई की हुकूमत पर अदम एतमाद के नतीजे में मोहम्मद शहबाज शरीफ 2022 में मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म बन गए। 16 माह की कलील मुद्दत में उन्होंने मुल्क को बड़े मुआशी चैलेंज से बचाया और डिफॉल्ट की सूरत हाल को खत्म किया। रमसल 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम ने एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून पर इत्मीनान का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ऐवान में बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी इत्तेहादी जमातों के ताउन से दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। अपने तहनीती पैगाम में सदर शी जिनपिंग ने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की रिवायती दोस्ती को तमाम शोबों में मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को मज़ीद वुसअत देना होगी। सदर शी जिनपिंग ने दोनों मुल्कों की सदाबहार दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हमें पायदार तरक्की के अमल को आगे बढ़ाना है जिससे दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने भी मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया है। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद है। उन्होंने कहा कि माजी गवाह है कि शहबाज शरीफ मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे के लिए उनका इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वतन अज़ीज़ के माशी, समाजी और सियासी मसाइल के हल के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज जो विजन दिया इसे पूरा करेंगे। मुल्क को एक मरतबा फिर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया जाएगा। तफसील बता रहे हैं फ़हद अजीज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज जो विजन दिया है इसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई वाली जहनीत मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। इंतखाबात के हवाले से अगर किसी को कोई शक व शुबा है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। मुल्क पर मुसल्लत होकर सीपैक रोका, मुल्क की तरक्की रोकी, मुल्क को महंगा तरीन किया, मुल्क के अंदर नालायकी, नाअहली, चोर बाजारी का बाजार गर्म किया, करप्शन का बाजार गर्म किया। मैं नहीं कह रही, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। पूरी दुनिया में पार्लियामान का एहतजाज का तरीका होता है गालम गलोच, गंदी गुफ्तगू, बदतहजीबी, बदतमीजी। और वो क्यों? क्योंकि तकलीफ आज भी ये है कि कहीं मुल्क तरक्की ना कर जाए। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं इजाज जाकिरानी और अमीनुल हक के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जा रहा है। हम मिलकर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बजाय असम्बलियों के अंदर जो रवैया रखा जा रहा है उसको जमहूरियत की तरफ लेके जाना मेरा ख्याल है कि हम सबका फ़र्ज बन गया, ताकि पाकिस्तान को हम सियासी अदम इस्तेहकाम से भी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से भी निकालें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इजाज जाकिरानी और MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने और मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी जमातें मिलकर काम करेंगी। PTI का 2013 से लेके वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और बयानियाँ बनाते हैं। उनका तरीक़ेकार ये है वारदात का कि मीठा मीठा हप हप, कोड़ा कोड़ा थू थू। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद मैं समझता मसाइल का हल नहीं है। MKM पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि सियासी डायलॉग का आगाज़ किया जाए, पोलराइजेशन को मिनिमाइज किया जाए ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ सके। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम का होना ज़रूरी है। फ़हद अजीज़,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में कायद ऐवान के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो गया है। अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं का कहना है कि चैलेंजों से निमटने के लिए बरवक्त फैसले करना होंगे। मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इंतकाले इक्तदार का अमल, शहबाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. अरकान कौमी असम्बली वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा लेने पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना अज़म जाहिर किया। अल्लाह के करम से हम ज़ोरदार तरीके से मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हमारी ये मजबूरी ज़रूर है कि मैंडेट स्प्लिट है और उसमें हमें एहतराम करना है, उस मैंडेट का भी जो अपोजिशन को भी मिली। पाकिस्तान को बहुत सी चैलेंजेस दरकार हैं, तो मैं समझता हूँ कि मिलकर काम करना पड़ेगा। चैलेंजेस तो बहुत हैं जी, कोई मल्टीपल इश्यूज़ हैं इस मुल्क में। कुछ इश्यूज़ गुज़िश्ता की जो उनको वर्षे में मिलें, कुछ इश्यूज़ जो है इलेक्शन में उनको मिलें, तो सबको फेस करना मेरे ख्याल में इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारी दुआ भी है कि ये पार्लियामेंट जो है, जिसको आप मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, तो ये अपना टाइम पीरियड पूरा कर ले। अरकान कौमी असम्बली का कहना था कि अवाम ने उन्हें गुर्बत बेरोजगारी दूर करके मुल्क को तरक्की की राह पर डालने का मैंडेट दिया है। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए इज्तिमाई दानिश को बरोकार लाना होगा। जो यहाँ पे एंटी जमहूरियत जो साजिशें हैं गैर मुल्की और जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो सारे चैलेंजेस प्राइम मिनिस्टर को फेस करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कारआमद होगी और ये जो अलायंस है ये मिल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेगा। नून की हुकूमत जब भी आई है, पाकिस्तान में जो काम है वो अज़र मिन अल-शम्स हैं, खासकर मोटरवेज को देख लें। अरकान कौमी असम्बली ने अवाम की जिंदगी आसान बनाने के लिए मुनासिब कानून साजी की अहमियत पर भी जोर दिया। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि नई हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस हैं, मईशत को संभालना उनमें से एक है। इत्तफाक राय से दानिशमंदी के साथ ही दुरुस्त फैसले बर वक्त करना होंगे। मरियम मलिक, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। अरकान पार्लियामेंट ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए इस यकीन का इजहार किया है कि उनकी क़यादत में मसाइल हल होंगे और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। तफसील जानते हैं चौधरी मजहर से। कौमों की तरक्की में क़यादत का किरदार बुनियादी हैसियत का हामिल होता है। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से उम्मीद का नया सूरज तुलू हुआ है। उनकी कायदाना क़यादत में सुलगते मसाइल हल होंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त क़यादत के साथ साथ इत्तेफाक राय पार्लियामान की तरफ से भी बड़ा ज़रूरी है। जो हमने आवाम से वहाँ पे वादे किए हैं, कम से कम वो तो पूरे करें। पंजाब में जो उन्होंने काम किया है, मैंने उन जैसा परफेक्ट जो है ना और काम हार्ड वर्कर इस उम्र में उन जैसा मैंने हार्ड वर्कर जो है ना कोई सियासी लीडर नहीं देखा। पार्लियामेंटेरियन का कहना था कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और कौमी वहदत का फरोग हमारी क़यादत का एजेंडा है। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह कौमी मामलात को सियासत से बालातर रखेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अपने इलाके की, अपनी सूबे की और अपने मुल्क की आवाम के मसाइल इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर उजागर करेंगे। चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना हो, उस हवाले से ये यकीनन वो कमिटेड रहेंगे और पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लेके तमाम फैसले करेंगे। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि कौमों की तरक्की में क़यादत का कलीदी किरदार होता है। दुरुस्त समत का तयन करके कौम को तरक्की की राह पर गामजन करने वाला रहनुमा ही बेहतर क़यादत हो सकता है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च सुबह 10 बजे तलब किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदारती इलेक्शन के रूल 9 की शिकवी रूल्स 1988 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बुरोकार लाते हुए इजलास तलब किया है। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल सुबह 10 बजे होगी। उम्मीदवार मंगल की दोपहर 12 बजे तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और इसी रोज़ दोपहर 1 बजे फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी। सदर मुमलिकत के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद खान अचकज़ई की कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए हैं। इस्लामाबाद से 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा कराए हैं। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 निकाती मंशूर पर अमल दरामद करते हुए मसाइल का हल हमारी तरजीह है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सूबे से खाली होने वाली सेनेट की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। हमारा मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उन 10 पॉइंट्स पे काम करेंगे और जहाँ जहाँ सिंध सूबे का इख्तियार है, सिंध के शहरी और देही इलाकों के लोगों के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में अगर मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत होगी तो हम खुद करेंगे। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि एक रखती है स्टेक सूबा सिंध के अंदर, उनसे भी बात करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि निसार खोड़ो और जाम महताब डहरकी के रुकने सिंध असेंबली मुंतखब होने से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्तों पर जाम सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ू को पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार नामजद किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बलूचिस्तान के मसाइल हल करने में संजीदा हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कराची में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से भी मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट सिंध ने गवादर में निकासियाब की 7 मशीनें भेजी हैं। अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद मशीनें भी भेजी जाएंगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। 24 घंटे में मज़ीद 88 अफराद सहूनी दहशतगर्दी का निशाना बने। अब तक शहदा की मजमूई तादाद 30,410 हो गई है। इसराइली फौज ने गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों पर बमबारी की। रफा, देरुलबला और खान यूनस में रिहायशी इमारतों और महाजिर कैंपों पर रात भर गोलाबारी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने खबरदार किया है कि जंग की वजह से गजा में 22 लाख लोगों को कहत के खतरे का सामना है। फ़लस्तीनियों की इमदाद तक फौरी रसाई यकीनी बनाना होगी। सलामती काउंसिल में एक बयान में इसराइल पर जोर दिया गया है कि गजा तक इमदाद पहुँचाने के लिए सरहदी गुजरगाहों को खुला रखे। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक ग़ज़ाई क़िल्लत और पानी की कमी की वजह से 15 बच्चे लुक़मा अजल बन चुके हैं और सूरत हाल अबतर हो रही है। जंगबंदी के लिए मिस्र, कतर, अमरीका, इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुपों के मुज़ाकरात का नया दौर काहिरा में शुरू हो रहा है। गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए खलीज ताउन काउंसिल के रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास रियाज में हुआ। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शकरी भी इस इजलास में शरीक हुए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। वाशिंगटन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर बड़ा एहतजाज हुआ। शुरका ने अमरीकी हुकूमत की जानिब से गजा में तरीके से इमदाद फराहम करने के ऐलान को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि बाइडन इंतजामिया इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद कर दे। मुजाहिरीन ने गजा पर मज़ालिम पर एहतजाजन खुद को नज़र आतिश करने वाले अमरीकी फ़साई के एहलकार को खिराज अक़ीदत पेश किया। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन और ग्लासगो में भी फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे हुए। हाथों में बैनर्स और फ़लस्तीनी झंडे उठाए मुजाहिरीन ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि इसराइली बर्बरियत के खात्मे के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे। शुरका ने फ़लस्तीनियों को हंगामी बुनियादों पर खुराक की फराहमी का मुतालबा किया। क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर बड़ी तादाद में शहरी जमा हुए, फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का इजहार किया। क्यूबा के सदर ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। फ़लस्तीनी परचम और पोस्टर्स उठाए। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज हुक्काम ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल श्रीनगर समेत पूरे इलाके में सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दौरे से कबल बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के इर्द गिर्द हिफाजती इक़दामात के नाम पर भारतीय फोर्सेज की भारी नफरी तैनात की गई है। भारतीय फौज ने बड़ी तादाद में आर्जी बंकर्स कायम किए हैं, जबकि महासिर तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं, जिससे कश्मीरी अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों को थानों में तलब करने की शदीद मजम्मत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी की हुकूमत अपने वतन को भारतीय नाजायज़ कब्जे से आज़ाद कराने के लिए पुरअमन जद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों को सज़ा देने के लिए फ़ौजी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि काबिज़ इंतज़ामिया ज़ालिमाना हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद कश्मीरी अवाम को जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने से रोक नहीं सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान में कश्मीरी अवाम के गस्ब शुदा हुकूक के हुसूल के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
कांग्रेस के रहनुमा वक़ार रसूलवानी ने पार्टी क़यादत पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में अवाम दुश्मन एजेंडा नाफिज करने पर भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को बेनकाब करे। भारतीय रियासत पंजाब के शहर जालंधर में एक तालीमी इदारे में कश्मीरी तलबा पर हमला किया गया। इदारे ने हमलावरों को सजा देने की बजाय 110 के करीब कश्मीरी तलबा को हिफाजत के नाम पर वापस अपने घरों को भेज दिया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखेल से कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था। कुलभूषण यादव ने अपने बयान में रॉ की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। सितंबर 2016 में पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव और रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर मबनी डोजियर भी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया था। आला ओहदे के हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस अफसर का पाकिस्तान में गिरफ्तार होना रॉ का पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने का वाज़ेह सबूत है। माजी में श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में भी भारत पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 19वें रोज भी जारी रहा। किसान रहनुमाओं ने अपने मुतालबात के लिए मोदी हुकूमत पर मजीद दबाव डालने का फैसला किया है। खनौरी सरहदों पर एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, जबकि किसानों की जानिब से मजीद सख्त फैसले भी मुतवक्के हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक किसानों ने बदतरीन तशद्दुद की परवाह न करते हुए एहतजाज जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। किसान रहनुमा सरन सिंह पंडर ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए मुतालबा किया है कि फसलों की इमदादी कीमत की ज़मानत और शिकायत का अजाला किया जाए। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किसानों के एहतजाज की हिमायत पर दर्जनों अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए हैं। भारतीय वजारत इत्तलात व नशरियात ने किसानों के एहतजाज पर मबनी खुसूसी दस्तावेजी फिल्म की रिलीज़ पर भी पाबंदी आयद कर दी है। किसानों के एहतजाज के बायस भारतीय रियासत पंजाब में डीजल और सिलेंडर गैस का बहरान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, दिफाई वतन का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वालों को कौम का सलाम। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले लांस नाइक मोहम्मद कामरान शहीद ही ऐसे सबूत थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। My name is मुस्फिरा। मेरे पापा आर्मी थे, बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे बड़े भाई जो लांस नाइक मोहम्मद कामरान शहीद, उनको शुरू से बचपन से ही उनको आर्मी में जाने का एक पैशन था और वो गए और फिर उन्होंने वतन के लिए जान भी अपनी कुर्बान की है। भाई को जब देखा और बहुत मुश्किल वो लम्हात है, लेकिन अल्लाह पाक ने सब्र दिया। पाकिस्तान के अवाम है, उनसे भी ये अपील है कि हमारे जो शहदा हैं उनकी कुर्बानियों को आप रायगाना होने दें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को कायम दायम रखे और शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं उनको अल्लाह पाक कबूल करे। शहीद की माँ हूँ, मैं बहुत रोती रहती हूँ, लेकिन मुझे हर बंदा कहता है कि आप इतनी खुश नसीब है, आप क्यों ऐसे रोती हैं। मैंने कहा मेरे 2 ही बेटे हैं, एक मेरा बेटा शहीद हो गया। तो मेरा बेटा बहुत ही अच्छा था ना। मैं माँ तो ज़ाहिर तारीफ़ें करती हैं, लेकिन मेरे बेटे की हर बंदा तारीफ़ करता है। बस अल्लाह ने रज़ा भी मेरा बेटा शहीद होया। इस दफ़ा आया तो मेरा बेटा सबको बोलता मेरे लिए दुआ करे ना, हर बंदे को यही बोलता था। हमें नहीं पता था कि फिर दोबारा मुलाकात नहीं हो। अपनी बीवी को हर चीज़ बता के गया, जो कुछ भी है ना सब कुछ अपनी बीवी को बता के गया। हमने बोला क्यों ऐसे, कमरान ने कह रहा अच्छा होता है ना, बीवी को पता होना चाहिए। बहुत याद आती, मैं तो हर वक्त रोती रहती हूँ, बहुत ज्यादा रोती रहती हूँ। आप जब इसको देखती हूँ मैंने कहा नहीं मेरा बेटा चलो आसरा तो है ना मेरा, तो मैं फिर चुप हो जाती हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। मैं एक शहीद की बेवा हूँ, मुझे फ़ख्र है। घर में भी बहुत अच्छे थे मेरे साथ, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे थे और उनका बहुत ख्वाब था कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें अच्छे इंसान बने। ख्वाब तो आते हैं बच्चों के बारे में, मुझे इस तरह ख्वाब आते रहते हैं। वो आते हैं ख्वाब में कि बच्चों के साथ जैसे बात करना, खेलना, ये घर में जैसे रहते थे वो इसी तरह मुझे महसूस होता रहता है। आर्मी डॉक्टर का बहुत शौक था कि मेरी बेटी आर्मी डॉक्टर बने, वो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने, तो इनके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है और मुझे हौसला आता है कि मैं देखती हूँ जब मेरे 2 बच्चे हैं। शुदा हमारा फ़ख्र है, इनकी कुर्बानियाँ हम कभी रगा नहीं जाने देंगे। हमें इनकी कुर्बानियों को याद रखना और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अपने मसल्ह अफ़वाज के साथ खड़े रहना है। मैं बड़े होके फौजी बनूंगा, मेरे बाबा का ख्वाब था, मैं अपने बाबा का ख्वाब पूरा करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गवादर में बारिश से होने वाले नुकसानात के तयन के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी 20 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। गवादर में बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में मीडिया से बात करते हुए मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि सोमवार तक शहर से पानी निकालने का काम पूरा हो जाएगा। हुकूमत हर कदम पर अपने लोगों के साथ खड़ी है। हमारी पहली तरजीह रेस्क्यू और फिर मुतासरीन की बहाली है। वज़ीर आला की सदारत में गवादर में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा इजलास भी हुआ। हुकाम ने इजलास को बताया कि तूफानी बारिश से मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर फौरी मुंतकिल किया गया। राशन और दूसरी बुनियादी चीज़ों की फराहमी यकीनी बनाई गई है। वज़ीर आला गवादर से मुंतखब अवामी नुमाइंदे मौलाना हिदायतुर रहमान के साथ मुतासरीन से मिले और इमदादी सामान भी तकसीम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम के दूसरे मरहले का बाकायदा इजरा किया। वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को पोलियो से पाक करना हमारा अज़्म और तरजीह है। वालिदैन से अपील है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 3 से 7 मार्च तक जारी रहेगा। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम ने जिला गवादर के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात की। GOC गवादर डिवीजन ने मुतासरा इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल और इमदादी टीमों की जानिब से उठाए गए फौरी इक़दामात के बारे में कोर कमांडर को आगाह किया। दौरे के दौरान कोर कमांडर ने समाजी और इलाकाई अमायदीन से भी मुलाकात की। कोर कमांडर ने कहा कि पाक फौज इस कुदरती आफत में सिविल इंतजामिया और दीगर मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बरवक्त इमदाद और बहाली को यकीनी बनाएगी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज ने कोयटा से 17 बड़े और छोटे नौयत के वाटर पंप गवादर पहुंचा दिए। सूरत हाल की मुकम्मल बेहतरी तक पाक फौज की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद रहकर मुतासरीन को रिलीफ फराहम करती रहेंगी। पाक फौज ने कालाम और बहरेन को मिलाने वाली शाहराह पर बर्फ में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया है। सड़क को मुकम्मल तौर पर क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके उन्हें खुराक और अद्वियात भी मुहैया की गई हैं। पाक फौज की टीमें सवात और मालाकंड में मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू करने और ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली तक सरगर्म रहेंगी। खबर अब वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम शदीद सर्द है। पारा नुक्ता इंजमात से गिरने की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कोयटा से अजीजुर रहमान मरी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कोयटा से गवादर तक बलूचिस्तान सर्द हवाओं की लपेट में है। 2023 में गैर मुतवक्का बारिशों के बाद 2024 में भी बलूचिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात नुमायां हैं। मार्च में बहार के आगाज के बजाय दर्जा हरारत मुसलसल नुक्ता इन्जमात से नीचे रहने से अंदाजा है कि सर्दी के इस सीज़न का स्पेल मजीद तवील हो सकता है। कलात, मस्तूंग, कोयटा, पशीन, किला सैफला, खानुजई, कान मेहतरजई, चमन, किला अब्दुल्ला, योब, रक्षान, झालावाड़ और सारवान समेत शुमाली बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द, जबकि नसीराबाद, मकुरान डिवीजन और कोस्टल बेल्ट पर भी मौसम सर्द है। कलात में दर्जा हरारत -8, जबकि चिल्तन, मेहरदार और कोय तख्तू की दामन में कोयटा में भी टेम्परेचर -6 तक जा पहुंचा। मुसलसल बारिश और बर्फबारी, गैस प्रेशर में कमी और बिजली न होने की वजह से लोग जैसे घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कोयटा में यकबस्ता हवाओं की वजह से घरों में सप्लाई लाइनों और सड़कों पर जमा बारिश का पानी जम चुका है। ताहम 5 रोज के बाद आज मतला साफ है। मेट ऑफिस के मुताबिक शुमाली इलाकों में आइंदा 48 घंटे भी मौसम अबरआलूद और इंतहाई सर्द रहने का ही इम्कान है। मुसलसल बर्फबारी की वजह से योब, DI खान नेशनल हाईवे को बहाल रखने, कोयक टाप, लकपास और बलूचिस्तान को मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिलाने वाली तमाम कौमी शहरों पर ट्रैफिक रवानी बहाल रखने के लिए NHA, PDMA और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी सख्त मौसम में भी शाहराओं को क्लियर रखने के लिए मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानब हालिया सीजन के बारिश स्पेल में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले गवादर में सूरत हाल और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी गवादर पहुंचे। दौरे में गवादर से मुंतखब रुकन मौलाना हिदायतुर रहमान भी हमरा थे। अजीजुर रहमान मरी, PTV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान आर्मी का गवादर में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गवादर, फकीर कॉलोनी, मौला फाजल चौक, जिवानी और सरबंदर के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से
پانی نکالا گیا۔ پاکستان آرمی کی جانب سے گھر گھر جا کر لوگوں میں تیار کھانا اور راشن تقسیم کا عمل جاری ہے۔ ضلع گوادر میں اب تک 1300 سے زائد خاندانوں کو 28 ٹن خشک راشن کے ساتھ پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ قائم کیے گئے 6 فری میڈیکل کیمپس میں اب تک 2000 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ بھی کیا جا چکا ہے۔ پاک فوج نے عوام کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کرنے اور دور دراز علاقوں بالخصوص جیوانی میں موبائل میڈیکل کیمپس کا آغاز کیا ہے۔ ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے سڑکوں کی بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ اسکردو میں شدید برف باری سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ قاسم نسیم کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ اسکردو شہر سمیت بلتستان ڈویژن کے مختلف علاقوں میں 2 روز جاری رہنے والی شدید برف باری کے بعد اسکردو شہر میں معمول کی زندگی تاحال متاثر ہے۔ مختلف مقامات پر پہاڑی تودے گرنے سے جگلوٹ اسکردو روڈ ہر قسم کے ٹریفک کے آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ ادھر گزشتہ 3 روز سے اسلام آباد اور اسکردو کے مابین فضائی سروس بھی معطل ہے۔ بلتستان کے تمام بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بھی تاحال بحال نہ ہو سکیں۔ بالائی علاقوں کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات بھی 10 مارچ تک بڑھا دی گئی ہیں۔ اسکردو شہر میں پچھلے 72 گھنٹوں سے بجلی کی سپلائی معطل ہے اور آپٹیکل فائبر کے کٹنے سے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی منقطع ہے۔ اسکردو شہر میں ان 2 روز میں 1 فٹ جبکہ بالائی علاقوں میں 3 فٹ تک پڑنے والی برف سے پیدا ہونے والی مشکلات اپنی جگہ، لیکن اس سے کاشتکار بہت خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ اس دفعہ سیزن میں برف باری نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہم کاشتکاری کے حوالے سے پریشان تھے۔ اب عین وقت پر برف باری ہو گئی ہے تو بڑی سہولت ہوگی۔ طویل خشک سالی کے بعد ان دنوں اچھی خاصی برفباری ہوئی ہے، جس سے موسمی جو عام بیماریاں ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور آنے والے سیزن میں خوشحالی ہوگی۔ بر وقت ہونے والی اس برف باری کے آئندہ آنے والے کاشتکاری اور فصلوں پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ قاسم نسیم، PTV نیوز، اسکردو۔ ناظرین، ضلع دیامر میں مسلسل بارش سے شاہراہ کراکورم لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی مقامات پر بند ہو گئی ہے۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی طرف سے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ شاہراہ کراکورم پر پھنسے مسافروں اور گاڑیوں کو فوری امداد فراہم کرنے کے لیے مؤثر کوششیں کی گئی۔ گزشتہ روز راولپنڈی سے گلگت سفر کرنے والے ایک خاندان کو ریسکیو کیا گیا۔ 20 گاڑیوں میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر کے چلاس کی طرف منتقل کیا گیا۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹ کی جانب سے مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ کلیئرنس آپریشن میں FWO اور سول انتظامیہ بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ رہیں۔ اور ناظرین، کامساس یونیورسٹی لاہور کیمپس میں 6 سالانہ جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ اپنی نوعیت کے اس اہم ایونٹ کی تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری۔ تعلیمی ادارے نوجوانوں کی ذہنی آبیاری کے ذریعے جہاں قوموں کے مستقبل کی صورت گری کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، وہیں نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ کامساس یونیورسٹی میں جاب فیئر کا انعقاد اس حوالے سے ایک باقاعدہ سالانہ ایونٹ بن چکا ہے، جس کا مقصد طلبہ کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیوں کے ہیومن ریسورس شعبہ کو ملازمت کی فراہمی کے عمل میں درپیش مسائل میں سہولت اور استفادہ کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ 6 سالانہ جاب فیئر میں 100 سے زائد معروف کمپنیوں نے شرکت کی۔ جاب فیئر ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایک اپرچونٹی ملے، جو نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں، ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں۔ بینکنگ، ٹیکسٹائل اور IT سمیت مختلف شعبوں کے ماہرین نے جاب فیئر کا دورہ کیا اور طلبہ و طالبات سے تبادلہ خیال کیا۔ اس طرح کے ایونٹس اداروں میں دی جانے والی تعلیم کو مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے اور طلبہ و طالبات کو روزگار کے مواقع تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، کھیل اور کھلاڑی کی بات کرنے کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 18ویں نیشنل ویمن بیس بال چیمپئن شپ میں پاکستان آرمی اور HEC کی ٹیموں نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ لاہور میں جاری چیمپئن شپ کے دوسرے روز 2 میچز کھیلے گئے۔ پہلے میچ میں پاکستان آرمی کی ٹیم نے خیبر پختونخوا کی ٹیم کو 18-0 سے مات دی۔ دوسرے میچ میں HEC کی ٹیم نے اسلام آباد کے خلاف 14-2 سے کامیابی سمیٹی۔ چیمپئن شپ میں 4 صوبوں کے علاوہ اسلام آباد، پاکستان آرمی، پاکستان بابدا، پاکستان پولیس اور HEC کی ٹیمیں شریک ہے۔ پاکستان آرمی کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کر رہی ہے۔ آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو پہلے ٹیسٹ میں 172 رن سے ہرا کر 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔
वेलिंगटन में खेले गए मैच के चौथे रोज मेजबान न्यूजीलैंड ने 369 रन के हदफ के ताक़ब में अपनी दूसरी इनिंग्स 111 रन 3 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की और पूरी टीम 196 रन बनाकर आउट हो गई। राजन रविंद्रा 59 और डैरल मिचेल 38 रन के साथ नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नेथन लायन ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने पहली इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों का शिकार किया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 383 और दूसरी इनिंग्स में 164 रन बनाए थे। मेजबान न्यूजीलैंड पहली इनिंग्स में 179 रन बना सके थे। कैमरन ग्रीन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।